हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी सीएससी का एग्जाम हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अधिक क्वेश्चन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये जो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या होता है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए, ये भारत का मैप बनाया गया है। ठीक है, तो भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और साथ ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए, ये हुई हमारी पृथ्वी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पृथ्वी हुई और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है जिसको कहा जाता है इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। यानी विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एशिया महादेश देखने को मिलता है। मित्रों, एशिया महादेश, और यही एशिया महादेश में हमारा देश जो है वो ये भारत होता है। ये एशिया हुआ और ये हो जाता है भारत, और इसके बगल में एशिया से जो है बिल्कुल सटा हुआ होता है यूरोप। ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है यूरोप हो जाता है। ठीक है, और यहां पे हो जाता है मित्रों अफ्रीका, ये हो जाता है अफ्रीका। ठीक है, ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे हो जाता है आपका ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे हो जाता है अंटार्कटिका। तो मित्रों, आप क्या देख रहे हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हुआ नॉर्थ गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध, और ये महादेश जो हमने बताया एशिया है। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया के ये सबसे नीचे है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और एशिया महादेश के सबसे नीचे यानी कि दक्षिण में है। तो भारत कहां हुआ, और यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यहां से एक रेखा इसको काटती है, एक रेखा यहां से बीच से काटती है। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो आप क्या देखेंगे कि भारत कहां है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और साथ ही पूर्वी गोलार्ध में भी है। इसलिए कहा गया है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पे देख के आपको क्लियर हो गया कि भारत कहां पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में और साथ ही पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और साथ ही भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एशिया महाद्वीप हुआ और इसके सबसे नीचे यहाँ पे भारत है। तो ये एशिया का कौन सा रीजन हुआ, तो दक्षिण एशिया हुआ। तो ठीक है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है, और साथ ही भारत भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, भारत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्योंकि भारत को यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दक्षिण एशिया में स्थित है, तो दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। और ये सभी यानी दक्षिण एशिया का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है यह भारतीय प्लेट पर ही स्थित है। यानी वे सारे देश जो भारतीय प्लेट पर ही स्थित है वह सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के वो भाग होते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है जो हिमालय से हिंद महासागर के दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। ध्यान दीजिएगा, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे यह भारतीय प्लेट पर ही स्थित है, और यह हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के दक्षिण तक जो है वो क्या हुआ है, प्रक्षेपित है। तो हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय
महाद्वीप के देश। तो भारतीय उपमहाद्वीप के देश कौन होंगे? तो भारतीय उपमहाद्वीप के देश वे सभी देश होंगे जो भारतीय प्लेट पर ही स्थित है। तो भारतीय प्लेट पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो भारतीय प्लेट पर स्थित देश है आपका भारत, ठीक है, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस पर जो देश मौजूद है वो क्या है? भारत है, म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है, साथ ही आपका क्या है? आपका नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, उसके साथ ही क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। ये सभी जो देश हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, यानी कि ये सभी जो है वो कहां स्थित है? तो भारतीय प्लेट पर ही ये सारे देश स्थित है, ठीक है। ये सारे देश कहां पे स्थित है? भारतीय महाद्वीप में स्थित है। और साथ ही पाकिस्तान याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता है? तो याद रखिएगा चीन ऐसा देश है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत का जो मैप है इसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे चीन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साथ ही में क्या देखने को मिलता है? नेपाल देखने को मिलता है। तो नेपाल जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे आपको भूटान देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलता है, ठीक है। चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ पे पाकिस्तान, और इसके ऊपर जो है वो क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत इसमें से क्या क्या आता है? तो पाकिस्तान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, और ये श्रीलंका। ये सभी जो देश हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं मित्रों, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत के नाम के बारे में, कि भारत के जो नाम है वो कौन कौन से हैं और कब कब पड़े हैं। तो भारत का जो नाम है, भारत नाम क्यों पड़ा? तो भारत का भारत नाम राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पे पड़ा, ठीक है। भारत का भारत नाम क्यों पड़ा? तो राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा। भारत को इंडिया नाम किसने दिया? तो यूनानियों ने दिया। याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया? तो यूनानियों ने दिया, ठीक है। आर्यावर्त भी भारत का नाम है। तो भारत का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा? तो प्राचीन काल में आर्य लोगों का निवास स्थान भारत में ही था, इसलिए भारत का नाम जो है वो आर्यावर्त पड़ गया। उसके बाद जम्बूद्वीप, तो बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में उत्तर भारत का जो क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि यहाँ का, यानी विंध्य पर्वत से, देखिए अगर ये विंध्य पर्वत था तो विंध्य पर्वत का ऊपर का जो हिस्सा था उसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि जम्बूद्वीप जो है वो बौद्ध काल में जम्बूद्वीप भारत का नाम था, क्योंकि विंध्य पर्वत के उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान, भारत का हिंदुस्तान नाम जो है ईरानियों ने दिया। क्यों? क्योंकि ईरानी जो है वो सिंधु नदी के रास्ते जो है वो भारत में आते थे, और वो जो है सिंधु का स उच्चारण वो नहीं कर पाते थे, स को ह उच्चारण वो करते थे, इसलिए सिंधु घाटी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वो हिंदू करके संबोधित करने लगे, और इसी से भारत का नाम जो है वो हिंदुस्तान पड़ा। तो ये देखा आप लोगों ने कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, आर्यावर्त क्यों पड़ा, जम्बूद्वीप क्यों पड़ा और हिंदुस्तान क्यों पड़ा। अब देखिए भारत का जो संविधान है, इतने नाम तो आपने देखे, लेकिन भारत की अगर संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान भारत को भारत और इंडिया यही कहता है, यानी भारत का जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, भारत का संविधान यानी भारत या इंडिया यही कौन कहता है? भारत का यही नाम जो कहता है वो भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है। यानी भारत के संविधान में कौन सा नाम है भारत का? तो भारत और इंडिया यही भारत के संविधान में है। ये कौन कहता है? तो भारत का अनुच्छेद जो संविधान है उसका अनुच्छेद 1
भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 जो है वो भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो देखिए याद रखिएगा कि भारत के संविधान में भारत के किस नाम का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में भारत और इंडिया यही नाम का जो है वो भारत के संविधान में क्या है? उल्लेख आपको देखने को मिलता है मित्रों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, मैम बोर्ड बिठाते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतर्गत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ध्यान दीजिएगा, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतर्गत 28 राज्य। ध्यान दीजिएगा, भारत के राज्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत जो राज्यों की संख्या है वो हो जाती है 28। भारत के अंतर्गत 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 8 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतर्गत राज्य 28 होंगे और केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8। तो भारत के अंतर्गत कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, भारत के अंतर्गत यहां पे जो केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है दिल्ली। यहां पे आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अब देखिए चंडीगढ़ हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। याद रखिएगा, पहले दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश आपको हो गए। ये कहां पे देखने को मिलते हैं? तो यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे देखने को मिलता है दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चौथा क्या होता है? चौथा केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये कहां मिलता है? ये आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे देखने को मिलता है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हुआ चौथा। पांचवा है जम्मू कश्मीर और छठा है लद्दाख। ठीक है, पांचवा जो है वो क्या है? जम्मू कश्मीर, छठा है लद्दाख। देखिए ये वाला जो हिस्सा है भारत का सबसे ऊपर, ये वाला हिस्सा कहलाता है जम्मू कश्मीर और ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है लद्दाख। अब ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये कब अस्तित्व में आया? तो ये इसकी घोषणा हुई 5 अगस्त
2019 को 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया और यह 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। याद रखिएगा इस डेटा को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और 31 अक्टूबर 2019 से ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो 6 हो गए। सातवां जो है उसका नाम है लक्षद्वीप और 8वां है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये भारत के कितने हुए, 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पुडुचेरी कहां होता है, यहां पे है पुडुचेरी, यहां पे पुडुचेरी और साथ ही यहां पे है लक्षद्वीप। यहां पे क्या है मित्रों, यहां पे लक्षद्वीप। तो ये भारत के जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। ठीक है, तो पुडुचेरी के अंतर्गत 3, ये जो पुडुचेरी है इसके अंतर्गत 3 इसके जो जिले हैं वो 3 अलग अलग स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन होता है, तो एक माहे जिला है, पुडुचेरी का माहे जिला जो है वो केरला में पड़ता है। पुडुचेरी का माहे जिला केरला में पड़ता है, याद रखिएगा। ये जो पुडुचेरी है इसका माहे जो है वो केरला में पड़ता है। ठीक है, माहे जिला इसका कहां पड़ता है, तो केरला में पड़ता है। कराईकल, ठीक है, इसका कराईकल जिला जो है, जिला इसका जो है कराईकल, ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, कराईकल कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में और यमन जो है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पुडुचेरी के 3 जिले जो है वो 3 अलग अलग स्टेट में आपको पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की जो है आकार और विस्तार की। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के आकार और विस्तार की, कि भारत का आकार और विस्तार जो है वो किस तरह से है। ध्यान दीजिएगा, भारत के आकार और विस्तार की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, भारत के आकार और विस्तार की ध्यान दीजिएगा। भारत का आकार एवं विस्तार, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है भारत जो है वो क्या है, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है मित्रों, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व का क्षेत्रफल का 2.43% है। यानी कि भारत पूरी दुनिया का 2.43 भूभाग है। यानी पूरी दुनिया में जितनी भूमि है उसका 2.43 भूमि जो है वो क्या है, भारत है। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या, देखिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या
भारत में रहती है। ठीक है, भारत के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या रहती है और पूरी दुनिया का 2.43 भूभाग जो है वो भारत है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% जो है वो भारत है और भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं भारत का मैप फिर से बनाने जा रहा हूं। ठीक है, भारत का मैप देखिएगा, देखिएगा मित्रों, ये भारत का मैप हुआ। देखिए ये हुआ भारत का मैप। देखिए ये हुआ श्रीलंका, यहां पे होता है। इसमें आप क्या देखेंगे ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का जो है वो क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखेंगे भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या के दृष्टि से देखिए, पहले देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश, और इधर देखेंगे जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के देश। ध्यान दीजिएगा, तो जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा है, तो विश्व का पहला देश जो है वो रूस है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला देश रूस है, दूसरा जो है वो कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है। ठीक है, चौथे नंबर पे चीन। अब ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में आपको तीसरे नंबर पे चीन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप घबराइएगा मत, तीसरे नंबर पे जो है अमेरिका है और चौथे नंबर पे जो है वो चीन है। ये एनसीईआरटी और यूएन का जो है वो रिपोर्ट कहता है कि तीसरे नंबर पे अमेरिका है और चौथे नंबर पे जो है वो चीन है। पांचवें पे ब्राजील है, पांचवें पे ब्राजील है। ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या है, ब्राजील है। छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे भारत है और आठवें पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहां पे देखने को मिलेगा आपको अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पे है और साथ ही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथे नंबर पे है आपको इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे आपका पाकिस्तान है, पांचवें नंबर पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पाकिस्तान भी आ गया है। और छठे पे क्या है, छठे पे यहां पे आपको साथ ही देखने को मिलेगा ब्राजील। ब्राजील जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे है, छठे नंबर पे है। सातवें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा नाइजीरिया, नाइजीरिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व के देश है और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के देश है, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7वां है मित्रों। और पूरी दुनिया का कितना भूभाग भारत है, तो भारत पूरी दुनिया का 2.43 भूभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया का 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है और पूरी दुनिया का जो है 19.5% जनसंख्या जो है वो चाइना में निवास करती है मित्रों। तो इस डाटा को आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का जो विस्तार है वो किस प्रकार से देखेंगे, तो विस्तार के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भारत का जो ये उत्तरी बिंदु है, ये भारत का उत्तरी है क्षेत्र है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये भारत का पूर्वी बिंदु है और ये भारत की पश्चिमी बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, तो भारत उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण तक कितने अक्षांश पे फैला हुआ है, तो भारत उत्तर से दक्षिण तक 8 पॉइंट, देखिए भारत जो है
वो उत्तर। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पृथ्वी है इसको एक भूमध्य रेखा जो है वो दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये आपको अभी हमने दिखाया था कि ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो ये जैसे जैसे ये रेखा एक एक ऐसे पृथ्वी को बहुत सारी रेखाओं ने ऐसे काटा, ये भूमध्य रेखा, उसके बाद ऐसे रेखा जो है इसको काटते चलती है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे एक एक डिग्री ऊपर जाती है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ ऐसे होता है। और नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ ऐसे बढ़ते जाता है। तो ये जो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है, आपको पता है। तो ये कहीं से भी कहीं अगर जाएगा तो वो नॉर्थ में ही जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ गोलार्ध है, भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो देखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध का जब हिस्सा है तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये भारत का जो सबसे दक्षिण में जो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है भूमि के आधार पे, वो क्या है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का दक्षिणतम भूमि वाला बिंदु जो है स्टार्ट होता है, यानी कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और यानी कि ये दक्षिण हुआ, ये क्या हुआ, ये दक्षिण हुआ भारत के अनुसार। लेकिन गोलार्ध में क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, तो भारत का विस्तार जो है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हुआ 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहां पे लिख लीजिएगा, भारत का विस्तार जो है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार जो है वो कितना है, तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये भारत जो है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है भारत का उत्तरी गोलार्ध में। अब देखते हैं कि ये पूरब से पश्चिम तक कितना है, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक। तो यहां है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो ईस्ट में है। और वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है, तो वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, यहां पे है 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि पूर्व से पश्चिम जो है भारत का प्रसार कैसे है, तो पूर्व से पश्चिम भारत का प्रसार है 68.7 मिनट से, ठीक है, 97 डिग्री 25 देशांतर, याद रखिएगा ये देशांतर हुआ। तो पूरब से पश्चिम देशांतर रेखा, और ऊपर से नीचे जो है वो क्या होती है, वो उत्तरी अक्षांश में है। और ये चूंकि पूर्वी अक्षांश में, क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया था कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर पूरब से पश्चिम में इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर तक। और अक्षांश में बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का प्रसार है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो है संपूर्ण विस्तार कहां तक है, तो देखिए ये जो हिस्सा है भारत का, ये भारत की भूमि है। लेकिन भारत के अंतर्गत जब आप देखेंगे अंडमान निकोबार या फिर दक्षिणतम बिंदु जो भारत का है, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां है, ये यहां पे है। यानी इंदिरा पॉइंट कितना है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। तो भारत का संपूर्ण विस्तार अगर देखेंगे, भारत का संपूर्ण विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 8 डिग्री 4 मिनट से घट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से कहां तक हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। याद रखिए ये हुआ भारत का संपूर्ण विस्तार, ये भारत का क्या हुआ, ये भारत का संपूर्ण विस्तार हुआ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको हम फैक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है, अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अब हम बात करेंगे कि भारत का सबसे, ये जो है ये क्या है, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो भारत की उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है,
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, यहां पे है इंदिरा कॉल। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है, किवीथु। और भारत का पश्चिमी बिंदु यहां गुजरात के पास कच्छ में है, जिसको कहा जाता है गौर माता। ठीक है, गौर माता जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो भारत के दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, भारत का पश्चिमी पूर्वी बिंदु हो गया किवीथु, और भारत का पश्चिमी बिंदु जो होगा वो क्या होगा, गौर माता या फिर गुहार माता। ठीक है, गौर माता या गुहार माता इसको कहा जाता है। और भारत का जो है, भारत का सबसे दक्षिण में, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित भूमि वाला स्टेट कौन सा है, तो यानी ये है तमिलनाडु। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य की बात करेंगे, उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु किवीथु, और दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा भारत का, सॉरी पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु जो भारत का है वो क्या हो जाएगा, गौर माता, याद रखिएगा। और भारत का उत्तरी राज्य क्या हो जाएगा, भारत का उत्तरी राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहां पे देखिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये क्या हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो भारत का उत्तरी राज्य क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत का दक्षिण राज्य क्या हो जाएगा, तो भारत का दक्षिण राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। भारत का पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का पश्चिमी राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा गुजरात, ये हो गया गुजरात। तो मित्रों आपने आज क्या देखा, आज आपने भारत का सामान्य परिचय देखा, जिसमें भारत के नाम देखे आपने, भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखा, साथ ही भारत के अवस्थिति और उसके विस्तार को देखा कि कितना अक्षांश और कितना देशांतर पे भारत जो है वो स्थित है, और भारत का जो उत्तरी पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, पूर्वी पॉइंट क्या है, और दक्षिण पश्चिमी पॉइंट क्या है, ये आपने देखा। मित्रों अगले क्लास में हम कल आगे इसके आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सी रेखाएं जो है वो कट जाती है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से जो स्टेट और कौन कौन से स्थान जाते हैं, और चैनल के बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।